cutting at that site, उसको वहां पर कट करते हैं, एंड देन क्लीव बोथ डीएनए स्ट्रैंड एट दिस साइड, और फिर क्या करते हैं उस पर्टिकुलर साइट पे दोनों ही डीएनए स्ट्रैंड को क्लीव कर देते हैं, काट देते हैं। जैसे तार काट दो आप, दो तार हो उनको बीच से काट दो, इस तरह से काट सकते हैं उसको। अब ये जो रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, जो 4 से 8 बेस पेयर की साइट्स हैं, ये 4 से 8 बेस पेयर की साइट्स क्या हो सकती हैं? दे आर द शॉर्ट पैलियंड्रोमिक सीक्वेंसेस। ये क्या है? ये शॉर्ट पैलियंड्रोमिक सीक्वेंसेस हैं। जहां कहीं भी पैलियंड्रोमिक सीक्वेंसेस होंगे, that site will be used as a site of cleavage. Now what is palindromic sequence, if anybody can tell me? सर ये न्यूक्लियोटाइड आप रिवर्स और फॉरवर्ड रीड करते हो तो सेम ही होते हैं। यस, वेरी गुड। मतलब ये वो सीक्वेंस हैं, एग्जांपल टाटा TATA। वेरी गुड वेरी गुड। एग्जांपल टाटा, अगर आप उनको, या आप GATC कह सकते हो, अगर आप उसको एक तरफ से पढ़ोगे और उसके कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड में पढ़ोगे तो दोनों तरफ से वो आपको सिमिलर दिखेगी, दैट इज कॉल्ड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। हिंदी में आप नवजीवन कह सकते हो, नवजीवन, इधर से पढ़ोगे तब भी वैसा है, 5 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान नहीं। तो इस तरह से आपके ऐसी चीजें जो उल्टा सीधा पढ़ने पर एक समान दिखें, उनको हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। तो जहां कहीं भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस पाए जाएंगे, दो सीक्वेंसेस आर वेरी प्रोन फॉर द क्लीवेज, वो क्लीवेज के लिए बहुत ज्यादा प्रोन होते हैं। रिस्ट्रिक्शन साइट्स उसको कट करती हैं, ठीक है ना, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो उसको कट करते हैं। अब कैसे कट करेंगे, ये लोगों को बहुत अभी समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए, जैसे ये यहाँ पर डीएनए है, ये डीएनए है, और ये आपका जो सीक्वेंस है, दिस सीक्वेंस इज बेसिकली द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम सीक्वेंस। ये एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आप कह सकते हो। जैसे मैं अभी बता रहा था GAATTC, अब अगर यहाँ से पढ़ते हो तो ये भी GAATTC है, और अगर लौट के यहाँ से पढ़ना शुरू कर दो तो ये भी क्या है, GAATTC है, ठीक है ना। तो यहाँ पर G का कॉम्प्लीमेंट्री C था, A का कॉम्प्लीमेंट्री T था, A का कॉम्प्लीमेंट्री T था। मतलब ये उल्टा सीधा अगर आप ऐसे पढ़ोगे, ऐसे मत पढ़ने लगना कि भाई यहाँ से GATTC पढ़ो फिर कहो सर ये तो CTTAAG है, ऐसा नहीं करना। आपको कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड अगर आप जब पढ़ते हो तो आपकी डायरेक्शन बदल जाती है। आप जानते हो कि हमारा जो डीएनए है वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड हैं और वो अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का मतलब ये है कि वो दोनों पैरेलल तो हैं, बट दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पूरक हैं, दोनों एक ही दिशा में नहीं जा रहे हैं। एक अगर ईस्ट से वेस्ट जा रहा है तो दूसरा जो है वो वेस्ट से ईस्ट जा रहा है। अगर एक नॉर्थ से साउथ जा रहा है, दूसरा साउथ से नॉर्थ जा रहा है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री, राइट। तो यहाँ पर ये सीक्वेंस जो आपको दिख रहा है, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, एंड दिस कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस दिस इज ब्रोकन डाउन बाय द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा तोड़ दिया जाता है। अब आप देखो यहाँ पर जब तोड़ा गया तो क्या हुआ, इस पर्टिकुलर G के पास से टूट गया, और टूटने के बाद ये जो साइड्स, ये आधा अलग हो गया, ये इधर साइड अलग हो गया। ऐसे को जिसमें कि कुछ एक सीक्वेंसेस ऐसे खाली मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पर ये सीक्वेंस खाली मिल गए और यहाँ पर ये सीक्वेंस खाली मिल गए, इनको हम स्टिकी एंड बोलते हैं। व्हाई आर दे कॉल्ड स्टिकी एंड? दे आर कॉल्ड स्टिकी एंड बिकॉज कल के अगर हमको अपना ये डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराना होगा तो इसके साथ ये जाकर के बाइंड कर सकते हैं। जैसे ये TTAA ब्लैंक सीक्वेंस है, ये किसी अपने कॉम्प्लीमेंट्री को वेट कर रहा है, तो ये AATT जाकर के इस पे बाइंड कर सकता है। तो इस एंड को हम बोलते हैं स्टिकी एंड। तो अगर ऐसे हमारा कोई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है जिससे कि स्टिकी एंड्स क्रिएट हो जाते हैं, तो हमको ज्वाइनिंग में बड़ा मदद रहती है। लेकिन अगर ये इसके उल्टा कहीं ऐसा होता कि ये स्टिकी एंड्स क्रिएट ना करता, बिल्कुल यहाँ से काट देता, तो हम ऐसे एंड्स को क्या बोलते हैं, ब्लंट एंड्स बोलते हैं। क्या कहते हैं, ब्लंट एंड्स। तो स्टिकी एंड्स वो होते हैं जिनके एंड्स पे, जिनके टर्मिनल्स पे ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस पाए जाते हैं। तो हमारा जो डीएनए सेगमेंट है, जो डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट है, उसके जो ये कॉम्प्लीमेंट्री टर्मिनल्स हैं वो आसानी से जाकर के उसके साथ चिपक सकते हैं। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? हेलो, यस सर।
Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. So this restriction enzyme, if it is cutting it and creating the sticky end, that is beneficial for us. Okay. Now next what may be, आई होप आप समझ गए कि कहाँ से कट करेगा। रिस्ट्रिक्शन साइट्स क्या होती हैं, जितने भी पैलिएंड्रोमिक सीक्वेंसेस होते हैं वो हमारे एंजाइम्स के लिए रिस्ट्रिक्शन साइट्स हो सकते हैं। पैलिएंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या होते हैं, पैलिएंड्रोमिक सीक्वेंसेस वो होते हैं जो उल्टा सीधा एक समान पढ़े जाते हैं, ठीक है ना। 5:3 डायरेक्शन पढ़ोगे या 3:5 डायरेक्शन पढ़ोगे तो वो दोनों एक जैसे होंगे, इसलिए उनको हम पैलिएंड्रोम कहते हैं। नाउ सी हियर, जो हम लोग वहां पर बात कर रहे थे, यहाँ पर ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इस पे इस पैलिएंड्रोमिक सीक्वेंस पे काम करता है। ये इको R1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस हैं, और ये जब इस पे एक्ट करते हैं तो यहाँ से इन्होंने इसको क्लीव कर दिया, ब्रेक कर दिया। नाउ दिस डीएनए इज ब्रोकन फ्रॉम हियर, इसको तोड़ दिया गया, और उसके बाद में ये टूटा हुआ जो डीएनए का फ्रेगमेंट है, इस कॉम्प्लीमेंट्री सेगमेंट पे, यहाँ इस कॉम्प्लीमेंट जो आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इस स्ट्रैंड पे TTAA जो है, ये कॉम्प्लीमेंट्री सेगमेंट क्रिएट हो गया। यहाँ पर ये AATT कॉम्प्लीमेंट्री सेगमेंट क्रिएट हो गया। अगर आप इन दोनों को जल्दी से अलग नहीं करोगे तो ये दोनों आपस में जुड़ भी जाएंगे, क्योंकि ये एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहाँ से आपने इसको कट कर दिया, ये 3' एंड है, ये इसका 5' एंड है, ये इसका 5' एंड है, ये इसका 3' एंड है, ठीक है। नेक्स्ट वाले में क्या होगा, मतलब जो ये चीज क्रिएट कर रहा है इसको हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कहते हैं। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं, थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आपने पढ़े होंगे, उसमें से एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बहुत फेमस है, दैट इज इको R1। इको R1 जानते हो आप लोग? इको R1 Escherichia coli, sir. या वेरी गुड। ई मतलब दैट इज टेकन फ्रॉम, लाइक यहाँ पर आप देखिए, ये ई एस्चेरिचिया से लिया गया, इसका बड़ा ई ले लिया गया, कोलाई से लिया गया, स्पीसीज का नाम है, CO उसके 2 लेटर इससे आ गए, और उसके बाद में R1 ये आपका जो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस हैं, तो उसने आपको उसको R कर दिया, और उसके बाद 1 इज द डेजिग्नेटेड विद द नंबर्स, जैसे उसका आइडेंटिफिकेशन होता है। तो इस तरह से हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम देते हैं। जहाँ से उसको निकाला गया, उसकी जीनस का नाम का पहला लेटर, स्पीसीज के नाम के 2 लेटर, और उसके बाद ये जो स्ट्रेन है उसके हिसाब से हम उसका नाम देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हमने कई सारे नेम्स मिल गए। ये एंजाइम्स हैं जो बैक्टीरियल सेल से निकालते हैं, और वो उसको पर्टिकुलर साइट पे जाकर के डीएनए को कट करते हैं। अब मैं जो ये बता रहा था कि 2 तरह के एंड्स क्रिएट हो सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, जैसे इसने जब इसको कट किया तो इसने इस BAM H1 ने जब इसको कट किया तो इसने एक स्टिकी एंड क्रिएट कर दिया। ये स्टिकी एंड्स कहलाते हैं, जहां पर आपको कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मिलता है। लेकिन जब ये यहाँ पर कट कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, इसने ब्लंट एंड्स दे दिए। ब्लंट एंड्स का मतलब क्या हुआ कि देयर इज नो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए ओवर हियर लाइक दिस। कोई कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए यहाँ पर आपको नहीं मिल रहा है, कोई कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सेगमेंट आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है। सो दिस इज कॉल्ड ब्लंट एंड, आप इसको ब्लंट एंड कहते हो, ठीक है ना। तो जितने स्टिकी एंड के लोग ऐसे होते हैं, these sticky ends are particularly useful in constructing hybrid and chimeric DNA molecules. Blunt ends हमारे लिए उतना ज़्यादा यूजफुल नहीं होते, इसलिए ऐसे एंजाइम जो स्टिकी एंड्स क्रिएट करते हैं उनके साथ हम डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट्स इंसर्ट कराना पाने में हमारे लिए अच्छा होता है। अब हुआ क्या कि जब भी कभी हम ये डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट स्टिकी एंड वाले पे जाकर के फ्यूज कराते हैं वेक्टर में, यहाँ पर हम फ्यूज कराते हैं, तो उनको लाइगेट करने के लिए या उनको निक्स को सील करने के लिए, ताकि निक्स जो है वो प्रॉपर्ली सील हो जाएं, या यूं कह लीजिए कि उनमें फास्फोडाइस्टर बॉन्ड्स बन जाएं, उन फास्फोडाइस्टर बॉन्ड्स को बनाने के लिए एक एंजाइम यूज होता है, दैट इज कॉल्ड डीएन लाइगेज। आप लोग जानते होंगे जब भी डीएनए रेप्लिकेट करता है तो फाइनल डीएनए रेप्लिकेशन के बाद जब पूरा सारे न्यूक्लियोटाइड्स लग जाते हैं तो उन न्यूक्लियोटाइड्स को, मतलब उनके निक्स को सील करने के लिए, फिल करने के लिए डीएनए लाइगेज यूज होता है, एंड दैट डीएनए लाइगेज इज कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड, मतलब फास्फोडाइस्टर बॉन्ड्स बनाने के लिए, और इसको हम बोलते हैं T4 डीएनए लाइगेज, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जैसे T4 डीएनए लाइगेज कैसे कर रहा है, यहाँ पर ये जब इसका बाइंडिंग हो गई है, मतलब यहाँ पर हमने हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ पर सेट हो गया है, कहीं आपको सेपरेट नहीं लग रहा, बट सिंपली क्या है कि ये यहाँ पर कोई फास्फोडाइस्टर बॉन्ड भी बना नहीं है, इसलिए यहाँ पर एक किंक क्रिएटेड है, निक क्रिएटेड है। निक मतलब ये कि ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ से टूटा हुआ है,
तो अब आप इसको सील कैसे करोगे इस निक्स को? यहाँ पर भी इस जगह पर भी इसको ये निक क्रिएटेड है, इसमें फास्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बना, यहाँ पर T4 DNA लाइगेज लगेगा और इन दोनों के बीच में उसने फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बना दिया, यहाँ पर भी फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बना दिया और इस तरह से ये निक्स जो है वो क्या हो गए, सील हो। अब मुझे कोई बताएगा कि फास्फोडाइस्टर मतलब आपके जो डीएनए है या एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीजें होती हैं? हाइड्रोजन बेस और पेंटोस शुगर और फॉस्फोरिक एसिड। यस सर। नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फोरिक एसिड। वेरी गुड, और फॉस्फेट। ओके, अब मुझे अब तीनों का अलग अलग फंक्शन बता दो जरा कि आपका नाइट्रोजनस बेस क्या करते हैं। हेलो, हाँ भैया। नाइट्रोजनस बेस क्या करते हैं? हेलो, हाँ विष्णु। सर जेनेटिक कोड के सर जेनेटिक कोड के थ्रू सर वो पेयरिंग के लिए जेनेटिक कोड बनाते हैं। अच्छा, ओके, और कोई? प्रियंका। बेस पेयरिंग के लिए सर, नाइट्रोजनस बेस पेयरिंग के लिए। हाँ, ये 2 पैकेट डाल दे, एक को और देने पर। लेकिन क्वेश्चन हमारा ये है कि बेस पेयरिंग तो करते हैं बट उनका जैसे जेनेटिक कोड में आप देखते हो कोडिंग में उनका नाम अभी तो ये भी है ना, हम तो ला के रख लेंगे। दीपिका, म्यूट योरसेल्फ प्लीज, आपके बैकग्राउंड से बहुत नॉइज आ रही है। सो नाइट्रोजनस बेस तो वो है, वो जेनेटिक कोड बना रहे हैं। चलो ठीक है, जेनेटिक कोड में भी काफी यूज आता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। विदाउट नाइट्रोजनस बेस हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म ही नहीं होंगे सर। हाँ, आप ये कह सकते हो कि दोनों स्ट्रैंड्स को आपस में बांधे रखने के लिए जो ज्वाइन करते हैं, जोड़ने के लिए नाइट्रोजनस बेस बनाते हैं, ठीक है, ताकि दो स्ट्रैंड्स डबल स्टैंडर्ड डीएनए स्ट्रक्चर मेंटेन रहे। ओके, नाउ सेकंड इज आई एम आस्किंग दैट इज कि व्हाट इज द यूज ऑफ योर पेंटोस शुगर? सब बैकबोन ऑफ डीएनए। वेरी गुड, दैट इज अ पेंटोस बैकबोन शुगर से ऑफ बनती सर बैकबोन। सो नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ फॉस्फेट? सर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। दो न्यूक्लियोटाइड को सब सर, यस सर, सर दो बेसिस को ज्वाइन करने में, आपस में ज्वाइन करने में हेल्प करते हैं ताकि चेन बन सके एक सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। थ्रू फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि तीनों का अपना अपना रोल है। आप अगर नाइट्रोजन बेसिस और पेंटोस शुगर को आपस में लगा दोगे, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे आप माला बना रहे हो और मोतियां आपस में आप ऐसे आप साथ साथ रख देने से माला नहीं बन जाएगा। उन मोतियों के बीच में एक धागा डालना पड़ेगा, जिसको कि आप कह सकते हो कि हमारा पेंटोस शुगर है जो बैकबोन बना रहा है उस माला का, जो एक साथ सबको लेकर के बैठा हुआ है। और उसके बाद अगर आप चाहते हो कि मोतियां आपस में एक दूसरे से जुड़ी रहें, तो उनको जोड़ने के लिए आपको फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। सो जो आपकी पर्ल्स हैं, वो मोतियां जो हैं वो आपकी नाइट्रोजनस बेस हो सकती हैं। वो जो आपका धागा उसके बीच में पड़ा हुआ है वो आपका पेंटोस शुगर हो सकता है। और अगर वो मोतियां आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ज्वाइंट हैं, और तो जिस चीज से वो ज्वाइंट है वो उसके फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है, ठीक है ना। तो जब तक आप डीएनए में फास्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बनाते हो, तब तक ये न्यूक्लियोटाइड्स, ये चीजें आपस में ज्वाइन नहीं करती हैं, कनेक्ट नहीं होती हैं। तो यहाँ पर आपने एक स्टिकी एंड तो क्रिएटेड था। कोई लोग ये सोच सकते हैं कि भाई स्टिकी एंड हो गया तो हमको लाइगेट करने की क्या जरूरत है। स्टिकी एंड होने की वजह से ये इस पे कॉम्प्लीमेंटरली फिट तो हो गया, लेकिन फिर भी आपको ये निक सील करने पड़ेंगे बाय फॉर्मेशन ऑफ द फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, एंड दैट निक इज सील्ड बाय द डीएनए लाइगेज। ये डीएनए लाइगेज को द्वारा सील किया जाता है। ध्यान रखिएगा, अगले टेस्ट में सारी चीजें पूछी जाएंगी, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। तो डीएनए लाइगेज इसको सील करता है, और ये दोनों ही स्ट्रैंड्स पे निक्स होते हैं। बोथ द स्ट्रैंड्स आर हैविंग निक्स, राइट। अब ये ब्लंट एंड, अब देखिए यहाँ पर ये तो स्टिकी एंड की बात थी, ये एक तरफ से यहाँ पर ब्लंट एंड क्रिएट हो गया। तो ये ब्लंट एंड में भी आपको डीएनए लाइगेज जो है वो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देखिए ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ यहाँ पे
ये 3 प्राइम एंड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है या 5 प्राइम एंड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री होता है? 5 सर 5 3 बेस पे प्राइम। फॉस्फोडाइस्टर, 3 पे हाइड्रोक्सिल। वेरी गुड। 3 प्राइम पे हाइड्रोक्सिल 3 प्राइम सर। और Yes, 5 sir. प्राइम पे फास्फेट। ये फॉस्फोर, यस सर। इसीलिए डीएनए का जो 3 प्राइम से 5 प्राइम का जो स्ट्रैंड होता है, दैट स्ट्रैंड इज कॉल्ड एज अ लीडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि वहीं से सबसे पहले रेप्लिकेशन Continuous. स्टार्ट होती है, क्योंकि उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री होता है। अगर यहाँ पर मैं आपसे यहाँ पूछूं कि यहाँ पर किस स्ट्रैंड पे अगर न्यूक्लियोटाइड को अटैच होना हो तो कहाँ पर अटैच होगा? यहाँ पे अटैच होगा या यहाँ पे अटैच होगा? यहाँ पे अटैच होगा या यहाँ पे अटैच होगा? पहले कहाँ अटैच होगा? अगर आपको न्यूक्लियोटाइड अटैच करना है तो पहले कहाँ अटैच होगा? इस एंड पे अटैच होगा या इस एंड पे अटैच होगा? हाइड्रोक्सिल एंड पे। हाइड्रोक्सिल एंड पे। वेरी गुड। जहां पर हाइड्रोक्सिल है उस एंड पे आकर के न्यूक्लियोटाइड अटैच होगा, और इस तरह से ये एक प्रकार से इनिशिएशन करता है। और इसके लिए हमको बीच में प्राइमर्स भी देने पड़ते हैं, आगे हम लोग देखेंगे प्राइमर्स लगेंगे। 1 मिनट से कम समय बचा है।